हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और जो आपके क्वेश्चन हैं वो उन टॉपिक से हैं जो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे कि हमने वर्णमाला कंप्लीट करा दी आपकी, और आपका विराम चिन्ह जो है वो कंप्लीट करा दिया, और समास। ठीक है, तो इन सब से आपके क्वेश्चन हैं। आप देखो आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, और जो आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। क्योंकि आप टॉपिक तो कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में और किस टाइप के नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले अगर आपने वो कंसेप्ट क्लियर नहीं किया हो, आपने अगर वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी हो, समास की नहीं देखी हो, और विराम चिन्ह वाली नहीं देखी हो, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और उसमें आपके लिए कुछ ट्रिक का भी यूज़ किया गया है ताकि आप जो टॉपिक है उसको इजीली याद कर सको। फ़िलहाल इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 44, 52, 56 या फिर 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 52। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और इसमें कहा गया है कि दशानन किस समास का उदाहरण है। ठीक है, तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का, बहुब्रीहि समास का, या अव्ययभाव समास का। जो दो दशानन है वो है किसका, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, और इसकी ट्रिक बताई थी कि बहु से आपको याद रखना है कि बहु के आगे कोई प्रधान नहीं होता है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो ये हल्की सी ट्रिक सी, तो जिससे आप इसे इजीली याद कर सकते थे। मतलब दोनों शब्द मिलकर किसी और के और ही संकेत कर दें, किसी और शब्द की ओर, जैसे दशानन। ठीक है, अर्थात 10 हैं जिसके मुख, तो किसके मुख थे 10, रावण की। तो दशानन किसे कहा जाता था, रावण को। इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में कौन सा व्यंजन है, ए, ई, के या ए पे एडी। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, के। ये क्या व्यंजन है, बाकी सर सब क्या है, स्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अंग और अह को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, या फिर संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, आपको याद कर रखना है इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें आपसे कहा गया निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, के, चे, छ क्षत्रिय या ते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छ क्षत्रिय। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें आपसे कहा गया है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का, कर्मधारय का, बहुब्रीहि का, या अव्ययभाव समास का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास जो होता है उसमें बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, इस टाइप का। देखिए, जो इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला योजक चिन्ह लगा रहता है। और जो पूर्व पद है और उत्तर पद, पूर्व पद ये हो गया, उत्तर पद ये हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य। ठीक है, तो और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं,
दो दय हैं तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, और द्वंद्व को आप कुछ इस टाइप से लिखते हैं, आधि नय और दय। ठीक है, तो ये आधि नय जो है ये आपको योजक चिन्ह के ओर संकेत करता है कि ये क्या है, इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, ये इसकी हल्की सी ट्रिक थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, के किस वर्ग का व्यंजन है, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ या ओष्ठ्य। तो ये आपको बताया था, तालव्य किस वर्ग का, जो के जो है वो किस वर्ग का व्यंजन है, वो है किसका, कंठ का। ठीक है, ये इसके सारे वर्ण जो हैं के वर्ग के सारे किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और इनको भी मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई थी, आप जाके चैनल पर जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है, के, चे, टे, पे। ठीक है, टे, पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोल के देखो, देखिए जब तक आप इन वर्णों को बोल के नहीं देखोगे आप अच्छी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे कै को बोलो, कै, तो कै का आपको इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होगा जितना आपको, देखिए सबसे पहले आप बोल के देखो टे को, टे, टे में क्या होता है, जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है, तो ये क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धा से बोला जाता है। पे, पे बोल के देखो, पे में क्या होता है, होठ आपस में चिपक के और झटके से छूटते हैं, तो पे किस से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, कै का आपको पता है कि कै कंठ से बोला जाता है। और चे, चे जैसे बोल के देखोगे तो जीभ जो होगी किससे स्पर्श होगी, तालु से स्पर्श होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो चे है वो किससे बोला जाता है, तालु से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें आपसे कहा गया है कि ये रे ले वे किस श्रेणी के व्यंजन हैं। ठीक है, स्पर्श के, अंतस्थ के, ऊष्म के या संयुक्त के। तो ये क्या थे, ये थे अंत्यस्थ वर्ण हमारे। ठीक है, ये रे ले वे, तो मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, यार लव। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यार कहाँ है, हमारे अंदर है, तो ये रे ले वे। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, के, चे, शे, ते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारी से, ठीक है, सारी से आती हैं इसके अंतर्गत, और है आता है, ये 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी, आपको बतानी 4, या फिर इनमें से इन सबको दे दिया जाएगा, इनमें से किसी एक को नहीं देगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। तो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब तरह से आपको तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके विराम चिन्ह से है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि अल्प विराम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वाक्य समाप्त करने के लिए, शब्दों वाक्यांशों को अलग करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो वाक्य समाप्त करने के लिए तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रश्न पूछने के लिए आपको पता होगा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। तो बचा क्या, बी बचा, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, आदेश देने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, और अगला है खुशी व्यक्त करने के लिए, सूची बनाने के लिए। तो अभी हमने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, तो 20 का राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें आपसे कहा गया है कि विस्मयादि बोधक इस टाइप से होता है इसका चिन्ह, इस टाइप से। ठीक है, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, आदेश देने के लिए, भाव आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, वाक्य जोड़ने के लिए। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो भाव आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैसे हम कहते हैं हाय ये क्या हो गया, वाओ कितना अच्छा दृश्य है, इस टाइप से जो वर्ड हम यूज़ करते हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, उसमें विस्मय आदि
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द्विविराम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाक्य समाप्त करने के लिए, उदाहरण या सूची प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, प्रश्न करने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो वाक्य समाप्त करने के लिए किसका? पूर्ण विराम का। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक का। भाव व्यक्त करने के लिए अभी पढ़ा आश्चर्यबोधक चिन्ह जो उसका प्रयोग किया। बचा क्या? दूसरा बचा। राइट आंसर ये होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें आपसे कहा गया अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है? छोटे वाक्य समाप्त करने के लिए, समाप्त समान स्तर के वाक्यों को अलग करने के लिए, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समास से है। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? ठीक है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो द्वंद्व समास का, तत्पुरुष समास का, बहुब्रीहि समास का, या फिर कर्मधारय समास का। ठीक है, कर्मधारय समास का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जी बी, तत्पुरुष समास का। ठीक है, जहाँ पे आपकी विभक्तियों का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नीलकमल किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, कर्मधारय समास का, बहुब्रीहि समास का, या अव्ययीभाव समास का। तो इसका जो राइट आंसर है नीलकमल यानी नीला है जो कमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास का। इनको भी याद करने की आपको ट्रिक बताई गई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपसे कहा गया है यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का, अव्ययीभाव समास का, या बहुब्रीहि समास का। तो यथाशक्ति जिसमें अव्यय हो, जिनमें अव्यय का प्रयोग किया जाए, वहाँ पे क्या कौन सा होता है? बहुब्रीहि अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे अव्यय यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यथाशक्ति, यथासंभव। ठीक है, जितने भी अव्यय हैं, थोड़े से अव्यय हैं, मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, उन्हीं अव्ययों को आप कंप्लीट कर लो, यानी कि उपसर्ग। ठीक है, उन्हीं को आप कंप्लीट कर लो। अगर आप उन्हीं को कंप्लीट कर लोगे तो आपका अव्ययीभाव जो समास है वो नहीं रुकेगा। जैसे भर, पिड़ती, अनु, आ, ये इस टाइप के जो अव्यय हैं उन्हीं को आपको याद करना। तो ये थे आज के हमारे 18 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने केवल वही क्वेश्चन लिए जो मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो मिलेगी, साथ ही साथ जो मैं टॉपिक करा रही हूँ उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस क्वेश्चन की PDF तो आपको लेके क्या करोगे आप, लेकिन जो कंटेंट है उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो।